जी, गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स स्टार्ट। वो हम कल जो नेटवर्क डायग्राम बनाई थी उसी को ही देखते हैं। आपसे कहा था कंटिन्यू करेंगे उसी को। लेट्स लेट मी शेयर इट। जी, हमने डायग्राम कल जो बनाई थी उसी को हम आगे मज़ीद चलाते हैं। अब इसमें हमारे पास जो स्टेप 3 हमें नज़र आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी कि एक स्टेप 3 और जो यानी कि ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो अब मैं अगर ये कहता हूँ कि स्टेप 3 क्या है, वो हो सकता है फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, ये हमारा स्टेप 3 हो सकता है। मतलब हमने क्रिटिकल पाथ निकालना है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। सर जी बोलें। सर हाँ जी, रबिया क्या हुआ? सर मैं और रोमा खट्टे और हमारा इंटरनेट सही नहीं है, तो जब हम दो उस पे कर रहे हैं तो वो बहुत लैग कर रहा है, तो हम एक ही उससे ले अच्छा रहे क्लास ठीक है, आप मेरे एक भी फोन आ से। जाओ। ठीक है, मैं रोमा को मार्क कर लेता हूँ। सर आपकी थैंक यू आवाज नहीं आ सर। जी, मैं अभी बोल ही नहीं रहा था ना, मैं खुद खामोश हो गया था, तो आवाज़ कैसे आनी है? तो अब मैं बोलने लगा हूँ। मैं वेट कर रहा था कि स्टिल कोई बच्चे एडमिट हो रहे थे, तो मैं एडमिट ही कर रहा था उन्हें। जी, अब हम आपके सामने स्क्रीन है। अब हमने निकालना है फाइंडिंग हमने क्रिटिकल पाथ निकालना है। और क्रिटिकल पाथ होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। यानी कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट क्यों निकालना होता है? क्योंकि आपको यही टाइम देना होता है कस्टमर को, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें आप जल्दी से जल्दी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर और क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया था कल भी। और क्रिटिकल एक्टिविटीज की पहचान क्या होती है कि दे डू नॉट हैव एनी फ्लोट टाइम। अभी वैसे हमने फ्लोट टाइम के बारे में डिटेल से बात करनी है। और इनफैक्ट पेपर में फ्लोट टाइम निकालना भी आता है। अभी हम देख लें कि क्रिटिकल पाथ हमने सॉरी कैसे निकालना है। इसको अभी देखते हैं। अब आपने गौर करनी है एक चीज। सबसे आसान तरीका क्रिटिकल पाथ या क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी उनको निकालने का तरीकेकार बताने लगा हूं। आपने अब जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं नोड नंबर 1 से, ठीक है? और हमने देखना है कि इसमें ए वाली एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी का क्रिटिकल पाथ का हिस्सा है या बी वाली एक्टिविटी है। दो है ना, दो पास नजर आ रहे हैं। उसका तरीका ये है, याद रखना है आपने हमेशा वो वाली एक्टिविटी लेनी है जिस और उन नोड्स को वो टच कर रही हो जहां पर ईएसटी और एलएफटी बराबर हो। यानी कि अगर मैं बी एक्टिविटी के थ्रू जाऊंगा, बी को मैं क्रिटिकल कहूंगा, तो वो नोड 3 की तरफ जा रही है जहां पर ईएसटी एंड एलएफटी आर नॉट इक्वल। सो एंड दैट इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स देयर इज अ फ्लोट टाइम। ये हम बाद में बात करेंगे इस पे, ठीक है? जिसकी वजह से आपको पता है कि जिसका फ्लोट टाइम होता है वो क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि फ्लोट का मतलब है कि एक्टिविटी कैन बी डिलेड। लेकिन जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं विच आर पार्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ, they do not have a flow time, they cannot be delayed even for 1 day. If they are delayed, the whole project will be delayed. इसीलिए इनका फ्लोट टाइम 0 होता है। इनको हर हालत में उनके टाइम पर पूरा करना ही करना है। मतलब उनका जो ईएसटी है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उसी में शुरू होना चाहिए उनको। और उनका जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है उसी में उनको उसको खत्म भी होना चाहिए। अच्छा, अब जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब हम स्टार्ट किया हमने नोड नंबर 1 से। तो आप गौर करो, जो एक्टिविटी ए है वो नोड नंबर 2 की तरफ जा रही है जहां पे ईएसटी एलएफटी बराबर है 8 एंड 8।
Whereas B पर अगर हम नोड 3 की तरफ जाते हैं तो EFT, LFT बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पहली एक्टिविटी जो होगी वो है A। ठीक है जी? अब हम दूसरी एक्टिविटी देख लेते हैं। दूसरी जब हम A की तरफ गए हैं तो आगे फिर 2 एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, एक E और एक C। लेकिन C दोबारा उस नोड की तरफ जा रही है जहाँ पर EST और LFT आर नॉट इक्वल। So still it means there is a float time. So that's why it cannot be a critical activity. तो E की तरफ जाते हैं तो E जो है वो नोड 4 से कनेक्ट हो रही है और वहाँ पर EST, LFT बराबर हैं। तो अगली जो एक्टिविटी हमारी जुड़ेगी A के साथ दैट विल बी E। आफ्टर दैट हम आगे चलते हैं तो F पे आते हैं। F जो है वो नोड नंबर 5 से कनेक्ट कर रही है, वहाँ EST, LFT दोनों बराबर हैं। तो यस F विल आल्सो बी पार्ट ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी, हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद F के बाद G फिर आगे नोड 6 तक लेके जा रही है और ये भी ठीक है क्योंकि नोड 6 जो है वो वहाँ पर EST, LFT बराबर है। वैसे नोड 6 तक पहुँचने का एक और तरीका भी है एज के थ्रू, लेकिन एज के थ्रू आप नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पर जो नोड है 3 वहाँ पे EST, LFT बराबर नहीं है, तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो G एक्टिविटी नोड 6 के पास जा रही है, तो हमारे पास क्या होगा कि G एक्टिविटी भी एक क्रिटिकल एक्टिविटी है। इसमें भी फ्लोट टाइम 0 है। अभी हम इसको देखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे I आ गई। I नोड 7 से कनेक्ट हो रही है, वहाँ पर भी EST, LFT बराबर है, तो I भी क्रिटिकल एक्टिविटी है। और फाइनली J है एक्टिविटी जो कि फाइनल नोड से कनेक्ट हो रही है, नोड नंबर 8 से, जहाँ EST, LFT वहाँ पर भी हमें बराबर नज़र आ रहे हैं, तो J एक्टिविटी भी शामिल हो। तो हमारा क्रिटिकल पाथ ये होगा A, E, F, G, I एंड J। अच्छा, अब जब ये पूछ लिया तो हमने ये भी कहा कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम भाई क्या है इसका? तो उसके लिए एक्सक्यूज हम मी क्या सर। कर जी, जी, बोलिए। सर ये मैंने पूछना था कि इसमें बी और सी क्यों नहीं आ रहा? बी और सी इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैंने आपको बताया है क्रिटिकल पाथ में सिर्फ वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिन्हें हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ वो होती हैं कि जिनका ईएसटी और एलएफटी जिस नोड से वो कनेक्ट करती हैं, वहाँ पर ईएसटी, एलएफटी बराबर होते हैं। तो क्या ए और सी दोनों जहाँ गुज़र रहे हैं, अब ए जा रहा है, ए तो आया है, सी क्यों नहीं आया और बी क्यों नहीं आया? क्योंकि सी और बी दोनों उस नोड से जाके कनेक्ट हो रहे हैं जहाँ पर ईएसटी और एलएफटी बराबर नहीं है। इसलिए सी और बी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हैं। सिमिलरली डी भी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है क्योंकि डी शुरू हो रही है ऐसे नोड से जहाँ पर ईएसटी, एलएफटी बराबर नहीं है। एच का भी यही सूरत-हाल है। और जब ये ईएसटी, एलएफटी बराबर नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर इनमें फ्लोट टाइम मौजूद है। मैं अभी आपको फ्लोट टाइम भी दिखाता हूँ। अभी दिखाऊँगा कि वो किस तरह निकालते हैं और कैसे पता चलता है उनका। अच्छा, अब जब हमने ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ निकाल ली ए, ई, एफ, जी, आई, जे, तो अब इनकी ड्यूरेशन भी ऐड कर देते हैं। ए की ड्यूरेशन है 8, राइट? ई की ड्यूरेशन है 14, एफ की ड्यूरेशन है 10 और उसके बाद जी की ड्यूरेशन हमें नज़र आ रही है 3 और आई की ड्यूरेशन हमारे पास अगेन 3 है और उसके बाद जे की ड्यूरेशन हमें नज़र आ रही है 4। ठीक है? अब हम इनको अगर जमा कर लें तो 8 + 14 22 + 10 32 + 3 35 + 3 30 8 + 4 42। तो ये 42 डेज़ बन रहे हैं, जो ऊपर भी 42 लिखा हुआ है। ठीक है? इसका मतलब है कि 42 डेज़ से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता और अगर ये नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि आप उसी हिसाब से अपने कस्टमर को डेडलाइन देंगे, क्योंकि इससे पहले ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चल गया है कि ए, ई, एफ, जी, आई, जे ये डिले नहीं हो सकती। अगर इनमें डिले आ रहा है तो यू हैव टू यूज़ रिसोर्सेज़ फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़ और वो कौन-सी एक्टिविटीज़ होंगी? दैट विल बी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जिनमें फ्लोट टाइम मौजूद है। अभी फ्लोट टाइम को भी पढ़ते हैं, पहले ज़रा इसको समझ लें। जैसे आप गौर करें कि मैं ये करता हूँ बात कि मैं डी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अब ज़रा गौर गौर से सुनिएगा। डी एक्टिविटी, ठीक। डी एक्टिविटी जो है अच्छा जस्ट अ मिनट ना होल्ड कीजिए।
जी, आई एम बैक। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि एक्टिविटी डी पे गौर कीजिए, एक्टिविटी डी पे, ठीक है? ये एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है क्योंकि ये क्रिटिकल पाथ का हिस्सा नहीं है, आपको नज़र आ रहा है। नीचे जो हमने क्रिटिकल एक्टिविटी आइडेंटिफाई की है, उसमें डी नहीं आता। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डी में फ्लोट टाइम कैसे नज़र आएगा आपको। वैसे हमने इसमें 2 तरह के फ्लोट पढ़ने हैं, फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मैं फ्लोट के बारे में ज़रूर समझाऊँ कि वो क्या चीज़ है। अ, अब आप गौर करें तो ये जो डी है इसका ईएसटी क्या है? यानी कि ये जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट हो सकती है? 20 दिन में, ठीक है? 20वें दिन ये स्टार्ट हो सकती है डी। उसमें जब ऐड करते हैं हम 6 तो 26 दिन में डी पूरी हो जाती है। 26 दिन 20 और 6 26 दिन में डी जो है ना एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। एफ जो है वो ऊपर से आ रही है क्योंकि जी, एफ और डी दोनों पे डिपेंडेंट है, दोनों जब खत्म होंगी तो जी स्टार्ट होगी। तो एफ कितने दिनों में पहुंच रही है, कंप्लीट हो रही है? एफ का ईएसटी है 22, ठीक है? अच्छा, और वो 22 प्लस 10 32, तो 32 दिनों में खत्म हो रही है। तो डी 26 दिनों में हो रही है और एफ 32 दिनों में, तो इसका मतलब है 6 दिन डी एक्टिविटी के पास मौजूद है। यानी कि अगर डी एक्टिविटी 6 दिन और डिले भी हो जाए तो प्रोजेक्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जी जो है वो उसी तरह अपना 32 डेज में स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है डी के पास फ्लोट टाइम 6 दिनों का मौजूद है। तो अब अगर तलाल आपका मैं जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का कल वाली, अगर एफ एक्टिविटी जो कि क्रिटिकल पाथ का हिस्सा है, हमने नीचे फाइंड आउट किया हुआ है, अगर ये डिले हो रही है 1-2 दिन, तो इसका तो मतलब ये है कि फिर 32 डेज के बजाय ये 33 या 34 डेज में एफ एक्टिविटी पूरी होगी। उससे तो आपका प्रोजेक्ट एक आधा दिन और आगे चला जाएगा। तो कस्टमर की डेडलाइन का क्या होगा? तो फिर आप क्या करते हैं, क्योंकि अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एफ एक क्रिटिकल एक्टिविटी है, इसको डिले नहीं करना, वरना देर से बेर हो जाती है ना। तो अब आप क्या करोगे? अब नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज, दिस इज व्हाट वी कॉल इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। आप क्या करेंगे? एक्टिविटी डी से रिसोर्सेज निकाल लेंगे, इक्विपमेंट निकाल लेंगे, लेबर निकाल लेंगे, एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग इट फॉर एक्टिविटी एफ, ठीक है? तो आपने क्या किया? आपने 2 दिन के लिए एक्टिविटी डी को बंद कर दिया या स्लो कर दिया, ठीक है? और आपने वो रिसोर्सेज लगा दिए एक्टिविटी एफ पे, जिससे एक्टिविटी एफ में जो 2 दिन का या 3 दिन का डिले आ रहा था, वो खत्म हो गया और एफ अपने टाइम पर 32 डेज में पूरी हो गई। अच्छा, उससे डी पे क्या इम्पैक्ट आया कि डी जो है वो उसने 20 और 6 26 दिनों में पूरा होना था, लेकिन वो डिले होने की वजह से चूँकि रिसोर्सेज वहाँ से ले लिए, तो वो अब डी ने भी 2-3 दिन और ले लिए। तो ठीक है, 26 दिनों के बजाय डी जो है वो 27, 28 या 29 या 30 दिनों में भी पूरी होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 32 दिन से पहले जी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो दैट इज़ एक्चुअली द यूज़फुलनेस ऑफ दिस डायग्राम, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी को आपने फास्ट पेस पे चलाना है, किसको स्लो करना है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको ये पता होगा कि क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है। और ये आपको तब पता चलता है जब आपको हर नोड का ईएसटी और एलएफटी पता हो। वो तमाम नोड जिनका ईएसटी एलएफटी बराबर होता है, याद रखें, वो तमाम एक्टिविटीज जो नोड से होके गुजरती हैं या कनेक्ट होती हैं, उनको क्रिटिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बतानी है। अब जैसे ये जी है, जी एक्टिविटी, ठीक है? अब जी एक्टिविटी का ईएसटी क्या है? 32। तो बंदा पूछे, सर ये जो नीचे 32 लिखा है ये क्या है? दिस इज एलएफटी, लेकिन ये एलएफटी जी का नहीं है। एलएफटी हमेशा उस एक्टिविटी का होगा जो वहां आकर खत्म हो रही है। इसका मतलब है ये जो 32 है जी का, ये स्टार्टिंग टाइम है और ये एलएफटी एफ का है, याद रखिएगा। यानी कि एफ देर से देर 32 दिनों में पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जी जो है वो जल्दी से जल्दी 32 डेज में स्टार्ट हो रही है। अगर एफ 32 डेज से ज्यादा टाइम लेगी तो जी फिर जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, वो 32 डेज में स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ये याद रखना। इसी तरह अगर मैं जी की बात करूं तो जी का एलएफटी क्या है? जी का एलएफटी लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है? वो है अगले नोड पे जहां पे जी खत्म हो रही है, वो है 35। जी का एलएफटी है 35 और जी का ईएसटी कहाँ होगा? पिछले नोड पे, जहां पर जिस नोड से वो स्टार्ट हो रही है वो है 32। तो ये याद रखिएगा। ईएसटी एलएफटी इकट्ठा लिखा जाता है नोड में, लेकिन ईएसटी वो उस एक्टिविटी का होता है
जो एक्टिविटी उस नोड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और एलएफटी उसी नोड पे जो नजर आ रहा होता है वो पिछली एक्टिविटी जो खत्म हो रही होती है उसका एलएफटी होता है। जो ये आपने बात याद रखनी है, एक ही नोड पे जो ईएसटी एलएफटी नजर आ रहे होते हैं वो उसी एक्टिविटी के नहीं होते। ईएसटी वो उस एक्टिविटी का होता है, एलएफटी वो पिछली एक्टिविटी का होता है जो आके उस नोड से कनेक्ट हो रही है। जी, अभी यहाँ तक कुछ पूछना है किसी ने तो जरूर पूछे। एनी क्वेश्चन? नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। सर मैंने पिछली क्लास में ली, तो अगर आप एलएफटी कैलकुलेट करना मुझे बता देना तो बहुत मैं अच्छा बताता होगा। हूँ, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल अच्छा तो बहुत होगा, वो आप सही कह रही हो। उसके लिए मैं ये कि मैंने चूंकि आपको बताया था कि मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है लेसन, तो इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में मैं वो पिछले वाला लेसन भी आपको डाल दूंगा। और उसके बाद फिर आप इस लेक्चर के साथ या लेक्चर जो आप अटेंड कर ही रही हो, तो वो कल वाला भी लेसन आप जब पढ़ लोगी तो फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मुझे बता देना, हम इसको 1 to 1 डिस्कस कर लेंगे थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, या कॉल कर लेंगे, आप मुझे कॉल कर लेना या वॉइस नोट भेज दूंगा, जैसे भी है, ठीक है। अभी हम आगे ही चलते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी आप अकेली को समझाऊंगा ना तो वो फिर टाइम सारा निकल जाएगा इसी में ही, तो इसलिए आप वो वीडियो देख लेना, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, और फिर आप मुझे बताना आपको अगर सर प्रॉब्लम। एक और बात पूछनी थी, ये जहाँ से डी स्टार्ट हो रहा है वहां से उसका ईएसटी 20 है लेकिन एलएफटी उसका 21 है, 3 हाँ, जो है। इसीलिए इसीलिए कि वो जो 21 है वो डी का एलएफटी नहीं है, वो किसका एलएफटी है? सी का, वो एज का, तो एज का। हाँ, और नहीं एज का नहीं है। जहाँ याद रखना है, एलएफटी हमेशा जो आपको नजर आ रहा होता है वो उस एक्टिविटी का होता है जो खत्म हो रही होती है वहां पर आके। तो एज थोड़ी खत्म हो रही है ना, डी वहां खत्म हो रही है। तो ये बेसिकली एलएफटी या तो सी का है या वो बी का है, याद रखना है आपने। तो ये एलएफटी अगर हम देखें तो ये हम बी की बात कर सकते हैं कि बी का एलएफटी है कि अगर बी जो है वो 21वें दिन भी खत्म होती है तो प्रॉब्लम नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर एज के सर ये लिए। आप वीडियो कहाँ पे अपलोड करेंगे, चैनल पर अपने? चैनल पे करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूं। जब मैं जी ये सर, तो मैंने भी लास्ट क्लास में ली थी। तो मैं ये वाली वीडियो और इससे पिछले वाली वीडियो दोनों की कोशिश करूंगा कि मैं इकट्ठा आपको ना लिंक 2 लिंक ही शेयर करने पड़ेंगे, जारी बात है। तो वो हो सकता है 2 से ज़्यादा करने पड़े, तो क्योंकि वो जब सेशन एक्सपायर होता है ना तो वो दोबारा से रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। एनीवे, मैं वो पिक करके ना तो वो आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, अभी पहले ये समझ लें, क्योंकि हमने अभी फ्लोट टाइम को उतने अच्छे से अभी समझा नहीं है, तो अभी आगे हमें चलने दें, ताकि अभी और जब वो सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी, तो फिर हम इस पे और मज़ीद बात कर सकते हैं या और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी इसके देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलने लगे हैं और आगे हमारा काम है फ्लोट टाइम को समझना पहले। तो फ्लोट टाइम पहले देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा स्लाइड निकाल लूँ। जी, ये अब हम आगे ईएसटी एलएफटी की हमने बात कर ली भी है, तो हम इसके बारे में मज़ीद अब बात, ये वही वर्किंग है जो नोट्स में भी लिखी हुई है, मैंने आपको बता दी है, इसमें अब मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अर्लियर स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हम पढ़ चुके हैं। ये फ्लोट टाइम, फ्लोट का मतलब क्या है आपको बताया था कि एक एक्टिविटी कितनी देर तक डिले की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब फ्लोट टाइम 2 तरह का होता है, एक हम उसको बोलते हैं टोटल फ्लोट और दूसरे को बोलते हैं फ्री फ्लोट। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो टोटल फ्लोट अगर किसी एक्टिविटी का आप निकाल रहे हैं, जैसे पेपर में पूछ सकते हैं एक्टिविटी डी का टोटल फ्लोट निकाल लें, एक्टिविटी बी का भी निकालते हैं हम, एक्टिविटी सी का निकाल दें, ठीक है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, अगर मैं यहाँ पे एक सवाल करता हूँ आपसे, किसी भी बच्चे से, कि मैं कहूँ जी मुझे एक्टिविटी ई का फ्लोट निकाल के दिखाएं, एक्टिविटी ई का, ये ई है, एक्टिविटी ई का फ्लोट निकाल के दिखाएं, तो क्या हम निकाल सकते हैं? सवाल पहला ये है, कोई बच्चा मुझे इसका जवाब दे दे, क्या हम एक्टिविटी ई का फ्लोट टाइम निकाल सकते हैं? Anyone who can answer it? No one? Very strange. कोई तो आंसर दे दे भाई। सर सर ये नहीं फिजिकल निकाल एक्टिविटी है, सकते इसका क्योंकि नहीं हो एफ सिर्फ ई पे डिपेंडेंट है। अच्छा, एफ सिर्फ ई, नहीं नहीं, ई पे डिपेंडेंट तो ठीक है, वो बात आपकी सही है।
लेकिन ये रीजन नहीं है असल में। अब्दुल जब्बार आप बताओ। अरूज आपने कोशिश की है, थैंक यू। जी अब्दुल जब्बार आप बताना चाह रहे थे? नहीं, और कोई है जो बता सकता है? मैंने आपको अभी एक बात बताई है, मैं अभी ये साबित भी करूंगा, ठीक है? अभी आपको मैंने एक बात बताई है, ई जो है अगर आप नीचे देखो, ई इज पार्ट ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी। ई नीचे देखो, हमने क्रिटिकल एक्टिविटी रखी हुई है, और क्रिटिकल एक्टिविटी डज नॉट हैव अ फ्लोट टाइम। तो अगर कोई कहे भी कि इसका फ्लोट टाइम निकालें तो नहीं निकल सकता, क्योंकि इसका फ्लोट टाइम होता ही नहीं है। ये डिले नहीं हो सकती। अगर ये डिले होगी तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो ना ए का, ना ई का, ना एफ का, ना जी का, ना आई का, ना जे का, इनका फ्लोट टाइम नहीं हो सकता। तो पेपर में अगर सवाल आएगा तो वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का फ्लोट टाइम निकालने का आएगा। वो क्या? जी 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 सर रबिया। तो हम तो फिर क्रिटिकल जितने भी एक्टिविटी निकाल भी तो फ्लोट टाइम के थ्रू ही रहे थे ना। क्रिटिकल एक्टिविटी हम फ्लोट नहीं 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 मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। मैं अभी जवाब देता हूँ सर आपको। जी अभी आपका जवाब देता हूँ। जी रबिया। सर जितने भी क्रिटिकल पार्ट में नहीं होंगे उनको सबको ऐड करके फिर आ नहीं जाएगा फ्लोट टाइम। नहीं नहीं अभी हमने ये तो सीखा ही नहीं ना फ्लोट टाइम निकालना कैसे। मैंने तो अभी हम वर्किंग करते हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। अभी आपका मैं आंसर वही दे रहा हूँ। फ्लोट टाइम आपको वर्किंग करके निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्रिटिकल पाथ निकालना हो तो उसका तरीकेकार क्या है वो तो मैंने बता दिया आपको। वो ये कि आपने तमाम वो एक्टिविटीज काउंट करनी है और उनकी ड्यूरेशन को ऐड करना है जो ऐसे नोड से होके गुजर रही हैं हु ईएसटी एंड एलएफटी इज सेम। ये तरीका मैंने बताया आपको क्रिटिकल एक्टिविटीज को फाइंड आउट करने का या क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करने का। तो वो हमने ऐसे फाइंड आउट किया था। हमने तो फ्लोट अभी निकाला ही नहीं है एक्टिविटीज का, तो हमें तो पता ही नहीं है किस एक्टिविटी का फ्लोट है किसी का नहीं है। हमने क्रिटिकल एक्टिविटी निकाल ली है। अब हमें पता है कि भाई चूंकि ए ई एफ जी आई और जे ये चूंकि क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, इनका फ्लोट टाइम नहीं हो सकता। हमने ये ऐसे आइडेंटिफाई की है। और जो बाकी एक्टिविटीज हैं जैसे कि बी है या सी है या डी है या एच है, इनका इनकी इनका फ्लोट टाइम हो सकता है क्योंकि ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है। अच्छा अब हम फ्लोट टाइम को जरा देख लें। आई होप मैंने भैया आपका आंसर दे दिया है। तो अब फ्लोट टाइम की तरफ जी सर। चलते हैं। ऑलराइट। अब ना आपने याद रखना है फ्लोट दो तरह का होता है और दोनों पेपर में आ सकते हैं निकालने के लिए। तो अब ये देखिए, ये इस तरह से छोटा-छोटा सवाल करके ना आपको ढेर सारा नंबरों का सवाल आ सकता है आसानी से। 12 नंबर का, 15 नंबर का, इससे भी ज़्यादा नंबर का टोटल वो मिला के आपको बना सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से आता है तो सीधे-सीधे नंबर इसमें आपको मिल जाते हैं। क्योंकि बिज़नेस में आपको पता है थ्योरेटिकल काम होता है, वैल्यूएशन करनी है, एप्लीकेशन करनी है, उसमें नंबर कटते जाते हैं कहीं न कहीं। तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर आप पूरे-पूरे नंबर ले सकते हैं। वो पहले मूविंग एवरेज वाला क्वेश्चन जो हमने किया था चैप्टर, वो भी, और इसी तरह ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है क्वेश्चन, इसमें से भी अगर पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है तो वो ज़रूर उन्होंने ये आपसे डायग्राम पूछनी है और ये बाकी चीज़ें पूछेंगे। तो ये काफ़ी नंबर बन जाते हैं, तो ये मिस करने वाले नहीं हैं किसी भी तरह से। बहरहाल मैं इसके क्वेश्चंस शेयर करूँगा ग्रुप में और आपको वो करने हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप मैच कर सकें कि क्या सही किया है कि नहीं किया। अच्छा अब आ जाते हैं टोटल फ्लोट पे और फ्री फ्लोट पे। तो टोटल फ्लोट आपने याद रखना है। अगर मैं कहता हूँ कि किसी एक्टिविटी का मैंने टोटल फ्लोट निकालना है, तो पहले तो ये कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर हाउ मेनी डेज़ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट। रिमेंबर, एक एक्टिविटी का अगर मैं टोटल फ्लोट निकालता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ एक एक्टिविटी का टोटल फ्लोट आया है 4, कैसे निकलता है अभी बाद में देखते हैं। 4 आया है, 4 डेज़। इसका मतलब है वो एक्टिविटी अगर 4 दिन लेट भी हो जाएगी, तो टोटल प्रोजेक्ट पे कोई की ड्यूरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है ना, अच्छी बात है। फिर तो ठीक है, समझ आती है बात की, टाइम तो वही आगे चल रहा है। अच्छा, फ्री फ्लोट होता है कि फॉर हाउ मेनी डेज़ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द नेक्स्ट एक्टिविटी। यानी कि अगर बी से आगे सी एक्टिविटी है और मैं कहता हूँ फ्री फ्लोट 2 दिन है, इसका मतलब है कि अगर 2 दिन लेट होता है बी एक्टिविटी, तो उससे सी फिर भी अपने टाइम पर ही स्टार्ट होगा, जो सी का ईएसटी है। उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर 3 दिन ले लेते हैं या 4 दिन ले लेते हैं, तो उससे हो सकता है अगली एक्टिविटी डिले हो जाए और फिर आपको कुछ ना कुछ शायद करना पड़ जाए, लेकिन टोटल प्रोजेक्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल, अब हम इसको पहले देख लें, फिर हम इसकी वर्किंग भी करते हैं। टोटल फ्लोट इज़ अमाउंट एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन।
और उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू LFT माइनस ड्यूरेशन माइनस EST। यानी कि आपकी जो एक्टिविटी आपको नजर आ रही है, जिस एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, उसी एक्टिविटी पे आपने निकालना है कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसका LFT कितना है, उसका EST कितना है। अभी हम इसको देखने लगे हैं। ये डी एक्टिविटी को हम अभी देखते हैं। तो इसका आंसर आप देखें, मैं आपको आंसर जरूर दिखा रहा हूँ। LFT ऑफ एक्टिविटी डी इज 32, ड्यूरेशन इज 6, EST ऑफ डी इज 20। सो टोटल फ्लोट फॉर डी इज 6 डेज हमें नजर आ रही है। मैंने आपको जुबानी करके भी दिखाया था। हम डी एक्टिविटी पे जा रहे हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये हम पहुंच गए डी एक्टिविटी पे। आई होप कि सबको नजर आ रही है स्क्रीन। अच्छा, अभी अगर एक्सपायर होगा ना सेशन तो दोबारा वापस आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब डी ऑल राइट, मेरी बात आ रही है सबको? सर अब मेरी आ रही है। अब आ रही है, ओके। वो लाइट चूंकि नहीं आ रही थी तो शायद यूपीएस भी जवाब ऑलमोस्ट दे गया है, तो मैंने अभी मोबाइल डेटा ऑन किया अपना। ओके, ऑल राइट। अब आप ये डी एक्टिविटी को हम देख रहे हैं। आप फार्मूला में दोबारा दिखा रहा हूँ, क्या लिखा है, LFT माइनस ड्यूरेशन माइनस EST, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इस डी एक्टिविटी को मैं निकालने लगा हूँ। ये डी एक्टिविटी जो है हमारे पास, इसका हम जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है टोटल फ्लोट का, हम वो देखने लगे हैं, ठीक है जी। किधर गया, हाँ। अच्छा, अब हम यहाँ सबसे पहले फार्मूले में क्या आता है, LFT। तो डी का LFT क्या है, कौन बताएगा मुझे? डी का LFT क्या है, कोई बता दे मुझे 21 जी। 21, ओके। कोई और? 8 8 डी का, ये डी है, डी ये है, 8 का है। सर आपने कहा तो पीछे वाला होता है। मैं बताता हूँ, मैंने कहा था सॉरी सर, वो डी का है 11 होगा। 11। अच्छा, आप सुन लें बात, यही आपको समझना है। मैंने आपको बताया डी, आपका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि हमने पहले LFT देखना है, LFT माइनस ड्यूरेशन माइनस EST। तो अब अगर मैं LFT निकाल रहा हूँ तो आपको याद रखना है वो एक्टिविटी जिसका हम फ्लोट टाइम निकाल रहे हैं, टोटल फ्लोट, वो जहां खत्म होती है वहां उसका LFT होता है। तो डी कहाँ खत्म हो रहा है? डी खत्म हो रहा है नोड नंबर 32 जी, नोड नंबर 5 पे। तो ये है डी का LFT जो नीचे दिया हुआ है, ये डी का LFT है, डी वहां खत्म हो रही है आगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 32, आगे माइनस किया, माइनस ड्यूरेशन। तो डी एक्टिविटी की ड्यूरेशन कितनी है? कितनी आ रही जी? 6 6, वेरी गुड। उसके बाद अगला फार्मूले में आता है माइनस EST। तो डी का EST किधर है? 21 21 नहीं, 20 नीचे हमेशा LFT होता है, याद रखना है। 20 ऊपर 20 होता है, हाँ। तो याद रखना है डी का जिस एक्टिविटी का आपने EST फाइंड आउट देखना है कहाँ है, तो वो जिस नोड से शुरू हो रहा है उसका अपर हाफ, अपर पार्ट जो होगा वो EST शो कर रहा होगा। तो 20 हमारा EST आ रहा है यहाँ पर। तो हमारा आंसर आ गया 32 माइनस 6, 26, 26 माइनस 20, हमारा आंसर आ गया 6 डेज। अब ये 6 डेज जो आया है, ये क्या चीज है जी हमारे पास? ये है टोटल फ्लोट। मतलब ये कि अगर ये एक्टिविटी 6 दिन लेट भी हो जाए तो प्रोजेक्ट 42 डेज में ही कंप्लीट होगा, इससे देर नहीं होगी। हाँ, अगर 6 दिन से ज्यादा लेगा तो हमें समझ आती है कि वो ज्यादा टाइम ले सकता है। अभी हमने पहले भी बात की हुई है भाई। आप डी को देखो ना, डी 6 दिन का टाइम है और 20 इसकी EST है, तो 26 दिन लग रहे हैं ना। तो इसका मतलब है, और जी जी का EST क्या है? जी का EST है 32, तो 6 दिन तो है ना डी के पास। अगर डी जो है वो 6 दिन डिले भी हो जाए तो जी ने फिर भी 32 डेज में स्टार्ट होना ही होना है। तो ये है टोटल फ्लोट। इस तरह अगर मैं आपसे कहूं कि आप फ्लोट निकालें
किसका निकाल लें, मैं कहता हूँ जी बी का हम टोटल फ्लोट निकालते हैं, या बी को छोड़ें, हम ऐसा करते हैं एच का टोटल फ्लोट निकालते हैं कि कितना है। ठीक है, चले यहाँ से 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ताकि आपको ना और क्लियर हो जाए टोटल फ्लोट कि भाई ये कितना डिले हो सकती है कि प्रोजेक्ट पे असर ना पड़े। ठीक है, फार्मूला वही रहेगा। तो मुझे बता दें एच एक्टिविटी का सबसे पहले फार्मूला क्या है, LFT माइनस ड्यूरेशन माइनस EST। तो एच का LFT क्या है जी, जल्दी से बताएं। 35 सर इसका 35 1 आ रहा है। जी, तो 35 जहाँ पे एज खत्म हो रहा है, वेरी गुड, माइनस 14 14 और माइनस माइनस EST 20 माइनस 20, क्योंकि जो डी का EST है वही एच का EST है, क्योंकि दोनों एक ही नोड से स्टार्ट हो रहे हैं। वेरी गुड। तो इसीलिए 35 माइनस 14 ये आ जाता है हमारे पास क्या, 21, और 21 में से जब 20 निकाला तो हमारे पास आया 1। इसका मतलब है कि अम, ये जो एच है इसके पास सिर्फ 1 दिन है कि इसमें मजीद डिले हो सकती है। इससे ज़्यादा अगर डिले करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, और प्रॉब्लम ये आएगी कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा। वो कैसे, आप वैसे भी देख रहे हैं, हमने फार्मूले से भी निकाला है इसका ये टोटल फ्लोट एच का। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये है टोटल फ्लोट, निकाल लिया हमने, फार्मूले से भी निकाल लिया। ओके, तो अब वैसे भी देखें कि जो एज है वो 20 दिन में स्टार्ट हो रही है, 14 दिन लग रहे हैं, तो 24 दिन तो यही है, 24 कह रहा हूँ, 34 दिन तो यही हो गए। तो आगे आई ने स्टार्ट होना है 35th डे, तो जारी बात है 1 दिन का ही मार्जिन है ना एफ के पास वैसे भी। तो एफ जो है, सॉरी एच जो है वो 1 दिन और डिले हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अदरवाइज आई जो है वो 36 डे पे स्टार्ट होगी, तो फिर जे भी लेट स्टार्ट होगी, लेट खत्म होगी, तो फिर 42 डे से ऊपर टाइम निकल जाएगा, जो कि सूटेबल नहीं है, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ये हमने टोटल फ्लोट, इस तरह आपको किसी भी एक्टिविटी पे टोटल फ्लोट निकालना आ सकता है। बी पे भी पूछ सकते हैं, वो आपको टोटल फ्लोट निकाल दें कितना है। ठीक है, ये आपको मेरा ख्याल है टोटल फ्लोट की तो समझ आ गई है। और अब तलाल अजीज आपको बता रहा हूँ, ये हमने EST LFT क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें जब तक EST LFT नहीं निकालेंगे हमें फ्लोट का ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, अच्छा एक काम हमने क्या करना होता है, EST LFT इसलिए निकालते हैं कि पहले तो पता चले कि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है और क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है, ताकि हमें पता चल जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ये वाली हैं, इनको डिले नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरा, जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनको डिले किया जा सकता है तो कितना किया जा सकता है, ये भी आपने देखना है, ताकि आप रिसोर्सेज उस हिसाब से स्विच करें। जैसे फर्ज किया आप 5 दिन पीछे जा रहे हैं, 5 दिन प्रोजेक्ट से पीछे जा रहे हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है, वो नहीं पूरी हो रही टाइम पर, 5 दिन पीछे। तो अब आपको प्रोजेक्ट के बीच में ही इसको मैनेज करना है कि वो टाइम पर पूरा हो। कस्टमर को थोड़ी पता है आप डिले, आपका डिले हो रहा है, कस्टमर को तो तब पता चलेगा जब वो उसकी डेडलाइन आएगी, तो आपने उसको पता नहीं चलने देना ना, यही तो इफेक्टिव मैनेजमेंट है प्रोजेक्ट की। तो आपने क्या करना है, वो 5 दिन अगर पीछे जा रहे हैं, आपने देखा है एक एक्टिविटी का फ्लोट टाइम 3 दिन है, आपने वो एक्टिविटी 3 दिन डिले कर दी, आपने दिन बोरो कर लिया ना, उस एक्टिविटी से आपने डेज बोरो कर लिए, और वो 3 दिन आपने क्रिटिकल एक्टिविटी में लगा दिए। अब वो जो 5 दिन का डिले था, वो 3 दिन मिलने से 2 दिन रह गए, अब डिले 2 दिन का रह गया। अब आप उस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भाई उसका तो फ्लोट टाइम था ही 3 दिन, अब वो मजीद